जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, कोई भी XYZ एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें साइंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। यानी सूर्य प्रकीर्णन कह दो आप, चाहे केवल आप प्रकीर्णन भी कह सकते हो। यानी जो अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, सूर्य प्रकीर्णन का अंतरिक्ष यात्री को। क्वेश्चन को समझो ध्यान से, यहाँ पर बहुत डाउट होता है। अब इसका आंसर आपका सही हो जाएगा काला। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आप सब लोगों का आंसर होता है नीला। कैसा आंसर होता है? नीला। कहने का मतलब ये है, यदि आसमान को आप पृथ्वी से देखोगे नीला दिखाई देगा। और क्यों? क्योंकि वायुमंडल में आपके जो 7 कलर हैं, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। ठीक। अब देखो, कुछ लोगों को ये वीडियो लेक्चर हो सकता है अच्छा ना लगे, क्योंकि उनका एक मतलब होता है, उनका एक मुद्दा होता है कि प्रश्न के बाद सीधे आंसर। तो देखो, अगर आपको अच्छा एग्जाम निकालना है, अच्छे से पेपर क्रैक करना है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, और इससे रिलेटेड जितनी जानकारी हो सकती है आप उसको भी पढ़ो, तभी सही होगा। अब यहाँ से पूछ लिया अंतरिक्ष यात्री को आकाश, आपने रट्टा मार लिया कि काला। यानी आपके मन में क्या रहा कि आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है। तो कारण पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आकाश का रंग काला कहाँ से दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को, यानी अंतरिक्ष से। या दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? क्योंकि वायुमंडल में हमारे 7 कलर हैं, जिनको हम लोग कलेक्शन के रूप में कहते हैं विबग्योर। वी फॉर वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी। आई से होता है आपका इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी फॉर ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई फॉर येलो, येलो मतलब पीला। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी कलर। और आर फॉर रेड, रेड मतलब लाल रंग। तो ये 7 कलर होते हैं, और इसमें नीले रंग का फैलाव यानी प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण हमें पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में आपका वायुमंडल नहीं होता है। अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है? वायुमंडल। और जब वायुमंडल ही नहीं होगा तो आपको ब्लैक ब्लैक चीज़ें दिखेंगी। तो इसका आंसर आपसे पूछा गया था क्या कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। और पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उस क्यों का आंसर होता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। यानी समुद्र का जो जल है वो नीला क्यों दिखाई देगा, और आंसर लिखा है आपका प्रकीर्णन के कारण। यानी अब देखो, फिर क्वेश्चन समझ लो, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के द्वारा। एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, ध्यान से समझो। और इस ट्रिक को अगर आप समझ गए तो ये समझ लो आपका छांटने वाले क्वेश्चन की प्रकीर्णन कब, अपवर्तन कब, पूर्णांतरिक परावर्तन कब, ये आसानी से आप कर पाओगे। ट्रिक क्या होती है, कहीं भी अगर रंगों की बात करें, ध्यान से समझना बात को, कहीं भी अगर किसकी बात करें, रंगों की बात करें, तो उसका आंसर 99% प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। यानी जब भी आपसे रंगों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन दिया जाए प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन या परावर्तन, इस टाइप से, तो उसका आंसर आपका ज़्यादातर क्या सही होता है? प्रकीर्णन। इसका मतलब समझो। अब देखो, अगर हम आपसे अभी क्वेश्चन किए थे क्या कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तब भी उसका आंसर हमने क्या बताया था? प्रकीर्णन। क्योंकि उसमें एक वर्ड मिला आपको, क्या? नीला। रंग जहाँ भी मिल जाए 99%, कुछ 1% कंडीशन अलग होती हैं, बाकी 99% आपका सही होगा। बात को समझ गए पूर्ण रूप से? इसका मतलब देखो, यहाँ पर कह रहा है समुद्र का जल नीला, फिर वर्ड मिल गया क्या? नीला। तो नीला मिल गया, इसका मतलब आंसर क्या सही होगा? प्रकीर्णन। यह एक ट्रिक है। और एक ट्रिक समझो, कभी कभार आपसे पूर्णांतरिक परावर्तन की पूछता है, तो उसमें आपको वर्ड मिलेगा चमक। क्या मिलेगा? चमक। यानी आपको चमक वर्ड कहीं मिल जाए, ये भी ट्रिक है TIR के लिए। वो भी ट्रिक किसके लिए है? ये TIR। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। जैसे हम आपसे कहते हैं कि हीरे का अत्यधिक चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, समझ में आ रही चीज़ ना? बुलबुले का चमकना। तो कई सारे क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें चमक मिल जाए, तो समझ जाओ आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में TIR। रंग मिल जाए कहीं भी, नीला, काला, पीला, हरा, तो ज़्यादातर उसका आंसर प्रकीर्णन से होता है। ये ट्रिकें हैं ताकि आप भूलो मत।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा है हुआ वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। यानी जो वायु का बुलबुला है वो जल में किस तरह व्यवहार करता है, तो वो करता है आपका अवतल लेंस की भांति। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में आपका बन चुका। आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से भी आपको फ़ोन में बाद में रिवीजन करना है, तो आपका सामने प्रश्न लिखा हुआ, सामने आंसर लिखा हुआ है। फिलहाल में आप नोटबुक बनाते जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कम नॉलेज होता है। जब वीडियो देखोगे, आप वीडियो को पॉज करके वही पॉइंट आप लिखोगे, लिखने से फिर रिवीजन करोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी और जल्दी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है तारों के टिमटिमाने का कारण है, तो इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर लिखा हुआ अगला, हीरे का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने के कारण। अभी अभी हमने एक वर्ड बोला था आपसे, क्या देखो ट्रिक काम करने लगी। यहाँ पर एक वर्ड क्या मिल गया आपको, चमकना, यानी चमक वर्ड मिल गया। चमक के लिए हमने क्या बताया था, TIR। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जो ये ट्रिकें हैं हमारी खुद की बनाई हुई हैं, काफ़ी कलेक्शन, काफ़ी उदाहरण को निकालने के बाद में ये ट्रिक हमने बनाया और आपको 100% काम करेंगे। लेकिन हमने एक पॉइंट बोला था 99%, यानी आपका जो लेवल है एक तरह से साइंस का, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें आप ये समझ लो 100% काम करेगी। चमक वर्ड मिल जाए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रंग मिल जाए प्रकीर्णन, और अपवर्तन कब होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं। इस लाइन को भी समझो, अभी कम समझ में आया होगा। यानी आपने देखा होगा, अगर तालाब में हम एक लकड़ी की छड़ बीच में गाड़ दें और उसको बाहर से आके देखें तो वो टेढ़ी दिखाई देगी। इसी प्रकार मछलियाँ जो हैं तालाब में अपेक्षाकृत कम गहराई पर दिखाई देती हैं। यानी मछलियाँ होती तो काफ़ी गहराई पर हैं, लेकिन दिखाई कम गहराई पर देती हैं। इसका मतलब जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। घर में आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक स्टील की बाल्टी में आप पानी भरिए, स्वच्छ पानी जो साफ़ दिखाए, तो उसमें आप सिक्का डालिए। सिक्का आप फेंकोगे, तुमको दिखाई देगा क्या, कि सिक्का काफ़ी ऊपर है, उभरा हुआ है, जबकि होता काफ़ी गहराई पे है। यानी जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन कभी बन रही हो तो उसका आंसर होता है प्रकाश का अपवर्तन। समझ के बाद को बस 3 ट्रिकें समझ लो, रंग मिल जाए प्रकीर्णन, चमक मिल जाए पूर्णांतरिक परावर्तन, और जो हो रहा है वो दिखे ना, और जो दिखे वो हो ना रहा हो, तो समझ लो प्रकाश का अपवर्तन। तो ये 3 मुख्य पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योतितीव्रता का। तो कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। अगला लिखा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, लिखा है 36,000 किलोमीटर। ये भी आपको रटना पड़ेगा। यानी भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं उनकी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई होती है, वो होती है 36,000 किलोमीटर। अगला लिखा है बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक, आपने 10th में पढ़ा होगा, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो ये होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो होता है नाभिकीय संलयन। अगला लिखा हुआ रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी। अगला लिखा हुआ दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच करने में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अब यहाँ पर देखो समझो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब समझना क्या है, ध्यान से समझो। मतलब कहने का आपसे पूछा गया कि दाढ़ी बनाने तथा आँख कान नाक जांच करने में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अब देखो जो आपका अवतल दर्पण होता है, ध्यान से समझो, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। प्रतिबिंब को क्या बनाता है, बड़ा। तो इसका अपोजिट आप समझ जाइए, जो उत्तल दर्पण होगा, जो उत्तल दर्पण होगा वो क्या करेगा, उत्तल दर्पण क्या करेगा, वो प्रतिबिंब को छोटा बनाएगा। अब आपके मान लो कान में कुछ चला गया है, कोई भी छोटा सा जीव चला गया है, आप डॉक्टर के पास गए, कहा डॉक्टर साहब देखो कान में कुछ है। अब आप दिमाग लगा कर बताइए, डॉक्टर को वो जो भी अंदर जीव है वो बड़ा दिखेगा तब अच्छे से समझ पाएगा या छोटा दिखेगा तब, तो आपका जवाब आएगा कि वो जीव जो भी है वो बड़ा दिखना चाहिए। कहने का मतलब डॉक्टर उस दर्पण का उपयोग करेगा जांच करने के लिए जिसमें प्रतिबिंब बड़ा हो, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा हो। तो अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। इस वजह से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तब भी आपका आंसर क्या सही होगा, अवतल दर्पण। और चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास ही तो जाओगे आप आँख कान नाक और गले की जांच कराने के लिए, तो डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगर दर्पण पूछे, लेंस पूछे तो उत्तल लेंस, दोनों में ध्यान समझो, क्योंकि अवतल दर्पण प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है और उधर आपका उत्तल लेंस प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। तो अगर डॉक्टर लेंस का यूज करेगा तो वो उत्तल लेंस होगा, और अगर दर्पण का यूज करेगा तो वो अवतल दर्पण होगा। तो इसका आंसर
अवतल दर्पण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है, यानी नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है, तो सब लोग जानते हो नाभिकीय विखंडन में आपका यूरेनियम प्रयुक्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद इन क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है और वो बार बार हम बात बोल रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा 5000 प्लस पॉइंट होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही वीडियो में हो जाएंगे, कई वीडियो में ये 5000 प्लस क्वेश्चन होंगे और पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए दोस्तों में, जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम अच्छे से अच्छे पॉइंट और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन करने का प्रयास करेंगे। आपकी शेयरिंग लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला लिखा हुआ, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का लिखा है 1/6 भाग होता है। यानी अब इसका मतलब समझो, एक बार न्यूमेरिकल में आया था आपके एयरफोर्स के एग्जाम में कि एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 ग्राम है। ध्यान से समझो, एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर कितना है, 60 किलोग्राम लिख लीजिए। ठीक, एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है। चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर हो जाएगा 10 किलोग्राम। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, समझने का प्रयास करना है यहाँ पर। अगर आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति का भार 60 kg है, ठीक, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, तब तो आंसर 10 kg। ठीक, क्योंकि भार का फार्मूला होता है W = mg। जैसे जैसे आपका ये जी चेंज होता रहेगा वैसे वैसे भार भी चेंज होता रहेगा। अब देखो, क्योंकि 1/6 यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, ये 1/6 यानी 1/6 होता है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, ध्यान से समझो क्या वर्ड बोल दिया जाए, द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान का होगा, तब गलती से 10 मत कराना। लड़के फ्लो में पढ़ के जाते, तभी एक कहावत कही गई, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। कहने का मतलब जो अधूरा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। अगर भार बोले कि एक व्यक्ति का भार इतना है, चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो 6 का आप भाग दे दीजिए उसमें। लेकिन अगर द्रव्यमान बोले तो आप कुछ भी नहीं, यानी द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन भार अकॉर्डिंग टू जी बदलता रहता है। जी जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। समझ गए बात को। तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में पढ़िए, तभी आपकी साइंस अच्छी हो पाएगी और अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतना बता देते कि एक व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर 1/6, 6 का भाग दे दिया जाता है। लेकिन अब समझो, क्योंकि द्रव्यमान का भी मात्रक किलोग्राम होता है और भार का भी मात्रक किलोग्राम, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। समझ गए बात को। द्रव्यमान बोले तो नो चेंज, और अगर भार बोले तो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जी। आई होप आप पूरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अगला लिखा हुआ है, लिखा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो वो है पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है, ये धातु है समझो, धातु में अधिकतर ठोस होती हैं, लेकिन पारा जो धातु है ये ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी वजह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बना है। समझ गए बात को। यानी कौन सी वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है आपका पारा। बाकी सभी धातुएं आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। देखा होगा आपने, सुराही होती है ना, गर्मियों में पानी पीने के लिए यूज की जाती है। अब तो घर में आरओ लग गए हैं आज के ज़माने में। ठीक, पहले लोग सुराही या घड़े का उपयोग करते थे। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है, तो उसका आंसर होता है वाष्पीकरण के कारण। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, विद्युत धारा मापी जाती है, तो किसमें मापी जाती है, अमीटर से। अब ध्यान दो, 2 पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अमीटर और एक धारा मापी। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनते, ध्यान दीजिए जरा। अब देखो, कुछ लोग केवल क्वेश्चन आंसर, कुछ लोग तो आते हैं वीडियो को बढ़ाकर स्क्रीनशॉट लेते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, और स्क्रीनशॉट वो महीनों पढ़ा रहता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई नहीं पढ़ता, आप सब लोग जानते हो। 100-150 स्क्रीनशॉट इकट्ठा कर लो, हफ्ते में मुश्किल है जो 8 से 10 आप स्क्रीनशॉट पढ़ो। तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कीजिए क्वेश्चनों को, तब आपकी साइंस की अच्छी तैयारी होगी। क्योंकि आजकल वो ज़माना है ना, इतना कंपटीशन है, आप समझ नहीं सकते हो कि एक पद के लिए कितने लोग पीछे पड़े, और एक से एक महारथी। ऐसा नहीं कि सब 4 दिन कोचिंग करके। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो एसएससी का, मान लो आपका पहली बार एग्ज़ाम है, किसी का दूसरी बार, किसी का तीसरी बार, ये भी देखो आप, वहाँ पर ऐसे भी लोग तुम्हारे हॉल में बैठे होंगे जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो कम से कम 5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो उनकी और अपनी जब तुलना करोगे तो आप बहुत पीछे हो। तभी हम सबको समझाते हैं, स्क्रीनशॉट केवल वीडियो से पढ़ाई नहीं होती, वीडियो देखिए, साथ ही साथ नोटबुक बनाइए और उसका रिवीजन कीजिए।
क्वेश्चन और उसका आंसरों का कलेक्शन हमारा काम करना है और आपका नोटबुक बनाना और अच्छे से तैयारी करना ये आपका काम है। अगर इतना आप कर पाओगे तो भी जो भी क्वेश्चन अच्छा होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये साइंस है, केवल क्वेश्चन और आंसर रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है। समझ गए। अब देखो यहाँ पर धारा मापी और अमीटर, जबकि इन दोनों का काम होता है धारा से रिलेटेड, तो आपको अंतर पता होना चाहिए कि अमीटर क्या होता है, धारा मापी क्या होता है। अब देखो ध्यान से, एक कहानी सुनाते हैं। मान लो एक कोई व्यक्ति है, उसके दो लड़के हैं, ए और बी। क्या मान लिया, ए और बी। अब पापा ने कहा ए से, क्या कहा कि जाओ बेटा देख के आओ कितनी धारा है। या एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते, उसके यानी ए और बी के पिताजी ने ए से कहा कि जाओ बेटा बाल्टी में देख के आओ पानी है कि नहीं है। अब उसके बाद में या फिर कितना पानी है, ये दो क्वेश्चन। फिर से समझ लो, एक व्यक्ति है कोई, उसके दो लड़के हैं ए तथा बी। कितने लड़के हैं, ए तथा बी, ऐसे लिख के बताते हैं हम आपको, ठीक। अब पिताजी ने ए से कहा जाओ बेटा बाल्टी में देख के आओ कितना पानी है। अब ये दौड़ते दौड़ते गया, बाल्टी में झांका और देखा, कहता दौड़ के आया, कहता पिताजी पानी है। क्या बोला, पिताजी पानी है। अब पिताजी ने दोबारा क्वेश्चन किया कि बेटा कितना पानी है। अरे पिताजी ये तो नहीं देखा हमने। अब यहीं पर आप समझो, तो कितना पानी है ये ना बता पाए, वो काम करता है आपका धारा मापी। अब दूसरा लड़का बी, अब बी की तो बात समझो, बी से कहा कि जाओ बेटा देख के आओ कितना पानी है। तो बी दौड़ते दौड़ते गया और उसने पानी चेक भी किया, चेक करके बताया, दौड़ गया, कहता पिताजी 2 लीटर पानी है। कितना बता दिया, 2 लीटर पानी है। अब बी ने क्या किया, ये तो बताया कि पानी है और साथ में कितना पानी है, 2 लीटर। बस वही आपका धारा मापी और अमीटर में अंतर है। समझ गए बात को। अब जिसने कहानी समझ ली, अब आते हैं मुद्दे पर। यानी धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जो आपको सिर्फ ये बताता है कि उसमें धारा है अथवा नहीं। जैसे घर में टेस्टर का नाम सुने हो। टेस्टर क्या करता है, टेस्टर से जब हम लोग चेक करते हैं तो उसके अंदर एक रेड कलर का बल्ब जलता है और उसको सिर्फ ये बताता है क्या, कि धारा है। कितनी धारा है वो नहीं बताता, वो काम आपका करेगा अमीटर। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यानी धारा मापी वो आदमी है, या वो आदमी का मतलब, यानी धारा मापी वो चीज़ है जो केवल धारा की उपस्थिति को बताता है। समझ गए बात को। लेकिन जो अमीटर है उपस्थिति के साथ साथ वो कितनी धारा है वो भी बताता है। आई होप आप इस कहानी से, पानी वाली कहानी से, 2 लीटर वाली कहानी से अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या कहता है, विद्युत धारा मापी जाती है तो मापने का काम अमीटर करेगा। यानी मापने का मतलब कितनी है धारा। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता कौन चेक करता है तो धारा मापी से भी काम चल जाता। अगला लिखा हुआ अदिश राशियाँ हैं, फिर लिखा है कार, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। अब देखो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, कई बार उसकी हमने चर्चा की। देखो हमारे कुछ ट्रिक ऐसे हैं जो ब्रह्मास्त्र के तरीके काम करेंगे। अब किसी किसी को हो सकता है लग रहा हो मजाक, ब्रह्मास्त्र कैसे। अब जैसे इसी में आप समझो, आप 7 वर्ड याद कर लीजिए जो हमने काफ़ी कम से कम 1000 राशियों पर हमने ये ट्रायल किया है और 100% ये ट्रिक काम करती है। कौन कौन से वर्ड याद रखिए आप, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता और विस्थापन, और लास्ट में प्रवणता। अब ध्यान दीजिए ज़रा, ये ब्रह्मास्त्र के तरीके कैसे काम करेंगे। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, ये 7 वर्ड हैं टोटल। कितने वर्ड हैं, 7। ये हैं सदिश राशियाँ। कैसी हैं, सदिश राशियाँ। और जिसके अंत में ये मिल जाए वो भी सदिश राशि होती है। ध्यान से समझो पॉइंट को, केवल क्वेश्चन और आंसर के पीछे मत भागो। ज़्यादा भागने से भी नॉलेज बेकार हो जाता है। और ये साइंस है, ये इतिहास या और कोई अदर सब्जेक्ट नहीं कि केवल क्वेश्चन टू क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कैसा भी घुमाया जाए आपसे गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो गया तो वो तो जाएगा पड़ोसी से भी कुछ लेके जाएगा। समझ गए ना, जिसको माइनस मार्किंग बोलते हैं। अब ध्यान से समझो, ये जो 7 राशियाँ वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, ये सदिश राशियाँ, और जिसके अंत में जुड़ जाए वो भी सदिश राशियाँ होती हैं। यानी इनको समझो आप गंगा जल। ऐसा क्यों हमने बोला उसका भी मतलब समझो। यानी हम लोगों के हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक मान्यता है कि गंगा जल जिस जल में मिला दो वो भी गंगा जल बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ मम्मी क्या करती हैं, जब थोड़ा गंगा जल बचता है तो एक स्वच्छ पानी भरकर उसी में वो गंगा जल डाल देती है और बताती है कि ये पूरा गंगा जल बन गया। ऐसी मान्यता है, क्योंकि गंगा नदी हमारी एक पवित्र नदी है। वैसे ही हमारी ये राशियाँ गंगा जल की तरह कैसे काम करती हैं उसको समझो। यानी ये सभी राशियाँ सदिश राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ। और जिसके साथ ये मिल जाती हैं उसको भी सदिश कर देती हैं।
तो समझ रहे हो ना बात को, जैसे गंगा जल जिसके साथ मिल जाता है उसको गंगा जल बना देता है, वैसे ही ये राशियाँ जिसके साथ मिल जाती हैं वो भी सदिश बन जाती है। कुछ अपवाद को छोड़कर उनको आप अलग से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और वो भी हम बताएंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेग, तो वेग कैसी राशि है, ये वाली वेग कैसी राशि है, सदिश। अब हम आपसे कहें समवेग, आवेग, ये दोनों कैसी राशि हैं, तो देखो समवेग में वेग जुड़ा है कि नहीं, आवेग में वेग जुड़ा है कि नहीं। हमने क्या बोला, ये गंगा जल है, सदिश हैं, सदिश जिसके साथ जुड़ेंगे सदिश बना देंगे। आप रिलेट करना सीखो, कहानी से जोड़कर सीखो साइंस को, यकीन मानो आप बहुत आगे तक जाओगे और कैसा भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। समझ गए बात को। तो वेग सदिश, समवेग भी सदिश और आवेग भी सदिश। जैसे त्वरण, अब हम आपसे कहें गुरुत्वीय त्वरण, हम आपसे कहें अभिकेंद्र त्वरण, तो किसी के भी पीछे त्वरण लग जाए तो ये गंगा जल की तरह कार्य कर रहा है, यानी ये सदिश है, जिसके साथ जुड़ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सदिश। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, कोई भी त्वरण XYZ वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी सदिश। आघूर्ण, अब देखो जैसे तीव्रता हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, आप बता दोगे तुरंत सदिश, क्योंकि तीव्रता जुड़ा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये जितनी भी तीव्रता हैं दुनिया में सब, चाहे जो प्रवणता हो। अब देखो अपवाद आपके क्या है, हमने क्या कहा, देखो 100% ट्रिक नहीं काम करती, कहीं कहीं गड़बड़, वैसे आपकी 99% काम करेगी, यानी कुछ अपवाद आप अलग से याद कर लीजिए। जैसे दुनिया का कोई भी बल हो, सभी आपका सदिश है, लेकिन विद्युत वाहक बल नहीं है। तो स्टार बना के आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, और एक और होता है आपका प्रतिबल, जिसको हम लोग प्रदिश राशि कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंसर। यानी प्रदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो ना अदिश होती हैं और ना ही सदिश होती हैं, बीच की। समझ गए बात। सदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताती हैं, और अदिश राशियाँ वो होती है जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। तो ये आप डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो प्रतिबल आपका कैसी है, प्रतिबल आपका है प्रदिश राशि, और विद्युत वाहक बल अदिश राशि। ये 2 पॉइंट आप बल में लिख लीजिए। बाकी दुनिया का कोई भी बल, चाहे वो नाभिकीय बल हो, चाहे वो केंद्रीय बल हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे वो विद्युत बल हो, कोई भी XYZ बल सभी सदिश। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं आघूर्ण पर। आघूर्ण में आपका जो एक जड़त्व आघूर्ण होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। जड़त्व आघूर्ण आपका प्रदिश राशि है, बाकी दुनिया का कोई भी आघूर्ण, यानी 3 आपको स्टार बना के पॉइंट लिखने हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, स्टार बना के लिखिए आप। जड़त्व आघूर्ण प्रदिश राशि है, प्रतिबल प्रदिश राशि है, विद्युत वाहक बल अदिश राशि है। बाकी ये जो 7 वर्ड लिखे हमने, ये ब्रह्मास्त्र के तरीके काम करेंगे, और जिसको ट्रस्ट नहीं आप हजारों राशियों पर अप्लाई कीजिए। फिलहाल में हम अप्लाई करके ही ट्रिक बनाते हैं ताकि हम आपको गलत जानकारी ना दे सके। और अब देखो यहाँ पर ध्यान से, आपसे पूछा गया था अदिश राशियाँ का, क्या पूछा गया था, अदिश राशियाँ। तो कार, ऊर्जा, ताप, समय चाल, वो जो 7 वर्ड हमने लिखा है उनमें नहीं मिल रहे हैं कहीं, तो ये अदिश हो गया। फिर कह रहा है सदिश राशियाँ कौन सी, देखो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, आ गया वही वर्ड संवेग। आवेग होता तब भी, जो 7 वर्ड हमने लिखाए थे अभी फिर से सुन लीजिए, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता, ये सदिश जिसके पीछे जुड़े हैं सदिश। कुछ अपवाद को छोड़कर वो अपवाद हमने अलग से बोल दिए। अगला लिखा है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो ये होता है 1350 ग्राम, याद करना पड़ेगा आपको। लिखा ऊँट का गर्भावधि काल है, यानी ऊँट का गर्भावधि काल कितना होता है, तो उसका 320 से 350 दिन। अगला लिखा है गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना, तो वो है 280 से 300 दिन, यानी गाय का 280 और भैंस का 300 दिन। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, लिखा है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, तो DNA और फिंगरप्रिंट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है, वो है आपका DNA और फिंगरप्रिंट। अगला लिखा दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में आपके लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक। कुछ क्वेश्चन ये बहुत आसान है, आप आसानी से तैयार कर सकते हो। अगला लिखा मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में। ठीक, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। देखा होगा ना, जिसकी किडनी फेल हो जाती है वो बार बार टॉयलेट करने जाता है। ठीक है ना, तो वृक्क मतलब किडनी, और जिसकी किडनी खराब होती है उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ मूत्र का निर्माण होता कहाँ है, वो किडनी में होता है। अगला लिखा सबसे लंबा क्रम यानी वर्म होता है, वो है आपका टेप वर्म। फिर लिखा है प्रकाश वर्ष मात्रा का। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, मात्रा वैसे आप याद कर लीजिए, दूरी का है। अब देखो जैसे ही स्टूडेंट देखता है वर्ष, क्या देखता है, वर्ष। अब प्रकाश वर्ष देख के तुरंत समय का पहला ऑप्शन दिया जाएगा, और यहीं आपसे गलत हो जाएगा। यानी वर्ष देखकर आप समय को मत टिक कीजिए, क्योंकि समय के मात्रक सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना सब होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है।
आई होप आप बात को समझ गए होंगे, इसको अलग से याद कर लीजिए। लिखा कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। अगला लिखा हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर, नाभिकीय संलयन पर आधारित है ये। अगला लिखा जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, तो वर्षा का जल, यानी वर्षा के जल को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है। समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर लिखा हुआ जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एसएससी सब के लिए। यानी जल का घनत्व अधिकतम कितने पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और न्यूनतम कितने पर होता है, आयतन, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला लिखा है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो पदार्थ का लघुत्तम अर्थ है क्वार्क, जिसको आप 12th में पढ़ के आए हो। फिर लिखा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। फिर लिखा है इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो बीच का रंग कैसा होता है, हरा। विबग्योर आप बना लीजिए, VIBGYOR, अभी शुरुआत में हमने बताया था, उसी से आप निकाल लोगे आसानी से। अगला लिखा है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, फिर लिखा है तरंग दैर्घ्य पर। फिर लिखा है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, यानी जो रेटिना पर हम लोगों के रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा। अगला लिखा है इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है आपका सूर्य के ठीक विपरीत। अगला लिखा है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो ये किसका होता है, तांबा, टिन और सीसा का। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ रॉकेट की गति आधारित है, यानी रॉकेट की गति किस पर आधारित है, तो ये है आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी रॉकेट की जो गति है वो किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। लिखा है मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग होता है नीला, हरा और लाल आपका, यानी ब्लू, रेड एंड ग्रीन। लिखा है सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए। लिखा है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। अगर मान लो होता है कि दूर दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाता है उत्तल। अब देखो ये स्टूडेंट तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन समस्या क्या हो जाती है, भूल जाते हैं। अब ऐसे याद रखो, अगर हम आपसे कहें निकट वर्ड में 3 अक्षर हैं और दूर वर्ड में 2 अक्षर हैं, यानी निकट और दूर में कम अक्षर किस में है, तो दूर में। अब आपसे यहाँ तुलना करो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में कम अक्षर किस में है, उत्तल लेंस में। साइंस को आप ट्रिक बनाकर डिलीट करके चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ेगा, यानी निकट और दूर में कम अक्षर दूर में है, उत्तल और अवतल में कम अक्षर उत्तल में है, तो दूर यानी कम अक्षर वाला कम अक्षर वाले के साथ, ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ। तो दूर को कौन दूर करेगा, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को कौन दूर करेगा, अवतल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, और इसका आंसर दिया गया उत्तल लेंस के प्रयोग से। अब देखो दोष जो होते हैं आपके आंखों में कई प्रकार के होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दूर दृष्टिता, एक होता है अबिंदुकता, और एक होता है वर्णांधता। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक होता है आपका दूरदृष्टि दोष, एक होता है कौन सा, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है आपका जरा दूर दृष्टिता। क्या बोलते हैं इसको, जरा दूर दृष्टिता। और एक होता है आपका अबिंदुकता। क्या होता है, अबिंदुकता। और एक होता है आपका वर्णांधता। ठीक, वर्णांधता। ठीक, तो ये 5 प्रकार के आँख में आपके दोष होते हैं। फिलहाल में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, देखो 2 पॉइंट आप याद रखो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूर दृष्टि दोष को कौन दूर करता है, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को कौन दूर करता है, इसी का अपोजिट यानी अवतल लेंस। अब देखो पिछले लेक्चर में भी हमने डिटेल से बताया था, फिर से आप समझ लीजिए कि इसका देखो बच्चे याद तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन होता क्या है यहाँ पर भूल जाते हैं, कभी कभार उल्टा हो जाता है। अब आप ये देखिए इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई, निकट और दूर में आप देखोगे कि कम अक्षर किस में है, तो आपका सीधा सा आंसर आएगा कि दूर में कम अक्षर है। अच्छा, अवतल और उत्तल में कम किस में है, तो उत्तल में कम है, यानी कम वाला कम के साथ में और ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ में। कहने का मतलब निकट और दूर में अक्षरों की तुलना करें तो दूर में कम है, उत्तल और अवतल में अगर अक्षरों की तुलना करें तो उत्तल में कम है। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष को उत्तल दूर करेगा और निकट दृष्टि दोष को अवतल। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरीका है ताकि आप भूलो मत और गलत मत करो। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। यदि अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दूसरा,
लिखा हुआ परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पर। दो तरीके होते हैं, एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका कारण क्या है, तो उसका हो जाता है नाभिकीय संलयन। आप स्टार बना के पॉइंट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। और परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित है, वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला लिखा हुआ है बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, तो बिजली के जो बल्ब होता है जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें हमेशा अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। कैसी गैसें भरी जाती हैं? अक्रिय। अगला लिखा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो लिखा है ठोस में। आसान सा क्वेश्चन, आप लोग जानते हो ठोस, द्रव, गैस तीनों में सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में होता है? तो ठोस, जितनी भी ठोस चीज़ें होती हैं उसमें हमेशा ध्वनि ज़्यादा होती है। अगला लिखा हुआ है ध्वनि की गति धीमी होती है, यानी ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? तो हवा में। ये भी आसान क्वेश्चन है, यानी आपसे पूछा गया कि ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है, तो धीमी होती है आपकी हवा में। अगला लिखा हुआ ऊर्जा का एसआई मात्रक, यानी जो ऊर्जा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आप और समझो। अगर आपसे कार्य के बारे में पूछ दे तो कार्य का अभिमात्रक क्या होता है? जूल। और अगर ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है तो ऊर्जा का अभिमात्रक क्या होता है? जूल। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है विटामिन सी का सर्वोत्तम मौत है, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया, मौत नहीं, यहाँ पर होगा स्रोत। क्या होगा? स्रोत। यानी जो विटामिन सी उसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला हो जाएगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो आपका विटामिन सी होता है ये सब खट्टी चीज़ों से प्राप्त होता है। कौन सी चीज़ों से? खट्टी चीज़ों से। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ से विटामिन प्राप्त होता है? वो हो जाएगा आपका आंवला। अगला लिखा हुआ मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य बताइए, यानी जो हमारे गुर्दा होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लिखा हुआ शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना, यानी जो हमारे शरीर में गुर्दा होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। अगला लिखा है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ऑप्शन लिखा है विटामिन ए, यानी आंसर इसका क्या लिखा है? विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। देखो विटामिन से रिलेटेड आपके विज्ञान में ज़्यादातर बनते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक में जरूर लिखते जाइए और नोटबुक बनाते जाइए इन प्रश्नों की। यकीन मानो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा जब भी आप इस नोटबुक को रिवीजन करके जाओगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स, यानी जिसको हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। तो कुछ ये खास रोग हैं जो विटामिनों की कमी से होते हैं, आप इनको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला लिखा है वह राइबोसोम या राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? तना। अगला लिखा है चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? यानी जो चेचक के टीका होते हैं इसका आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर लिखा शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आसान है, 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ लेते हैं, प्राइमरी में ही पढ़ लेते हैं कि शरीर में टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206। एक हाथ में कितनी होती हैं? 30 हड्डियाँ। एक पैर में कितनी होती हैं? वो भी 30 हड्डियाँ। तो कुछ ये भी नॉलेज होना चाहिए। सर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22 हड्डियाँ। चेहरे में कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। फिलहाल में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो वो आपकी हो जाएंगी 206। अगला लिखा हुआ है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी, यानी शरीर की कौन सी जो हड्डी आपकी सबसे लंबी? तो ये जो आपके जांघ में पाई जाती है, कमर से लेकर और बीच में घुटने तक, यहाँ तक की हड्डी को कहते हैं फीमर। और सबसे बड़ी हड्डी, अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो वो मध्य कान में होती है और उसका नाम होता है स्टेपिज। क्या होता है? मध्य कान में या मध्य कर्ण में पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेपिज। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। अगला लिखा हुआ शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो लिखा है जबड़े की हड्डी, यानी जो हम लोगों का जबड़ा होता है, जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार। अब ये देखो स्वस्थ लोगों का दिया गया है, ये भी ध्यान दो। जो स्वस्थ लोग होते हैं जिनके शरीर में कोई रोग नहीं होता है, उनका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट दिया गया है कि खून का रंग लाल होता है, यानी जो खून का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। अगला लिखा है हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो है आपका ये किसका यौगिक है? वो है प्रोटीन का। अगला लिखा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, जो आपका ऑप्शन दिया गया है। यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन? 120 दिन। फिर लिखा है रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, तो विटामिन के, यानी
यानी रुधिर का थक्का जमने में कौन सहायक है, तो हो जाएगा आपका विटामिन के। अगला लिखा है रुधिर का तरल भाग, क्या लिखा हुआ है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है, तो वो होता है आपका प्लाज्मा। अगला लिखा है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही। अब यहाँ पर समझो, सर्वदाता का मतलब जो सबको दे सके और सर्वग्राही का मतलब जो सभी से ले सके। तो जो सर्वदाता ग्रुप होता है वो होता है आपका ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ सर्वदाता होता है, यानी जिसका ब्लड का ग्रुप ओ है वो किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है या वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही है आपका ए बी, यानी जिसके ब्लड का ग्रुप ए बी है वो सर्वग्राही, वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है पित्त उत्पन्न होता है, तो कहाँ उत्पन्न होता है, यकृत में। यानी आपसे पूछा गया पित्त उत्पन्न होता है यानी कहाँ उत्पन्न होता है, तो पित्त उत्पन्न होता है आपका यकृत में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा हुआ स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्तचाप क्या होता है, तो उसका रक्तचाप होता है 120/80। इसका मतलब समझो, यानी जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, तो ये होता है 120 mmHg, ये हाईएस्ट होता है। और नीचे लिख देंगे 80 mmHg। Hg मतलब मरकरी यानी पारा, यानी पारे का ये रक्तचाप एक तरह से पारे में देखा जाता है। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं, तो वो किस में देखा जाता है, वो पारे में देखा जाता है। और हाईएस्ट कितना होता है 120 और निम्न कितना होता है 180। लेकिन जो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति यानी 50 से 60 वर्ष के बाद के, उनका जो हाईएस्ट होता है वो 140 माना गया और निम्नतम कितना माना है 90। यानी इतने के बीच में यदि 60 वर्ष से अधिक वाले लोगों का बीपी या रक्तचाप 140 है तो वो नॉर्मल माना जाएगा, और 90 है वो भी नॉर्मल माना जाएगा, या इनके बीच की कोई वैल्यू है वो भी नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति होता है, नौजवान व्यक्ति, उसका जो होता है वो 120 और 80 होता है। 120 का मतलब ये हाईएस्ट हो गया और 80 का मतलब ये निम्नतम हो गया। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, यानी रक्त में जो आपके अशुद्ध पदार्थ हैं उसको अलग कौन करता है, तो उसको करता है किडनी। तभी कहा जाता है ना जिसकी किडनी खराब हो जाए उसका काम खत्म। तो किडनी का मेन काम है होता है कि रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करना। अगला लिखा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका तंत्र। फिर लिखा है हाइड्रोफोबिया संबंधित है, यानी हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है, तो वो है कुत्ते के काटने से। यानी हाइड्रोफोबिया जो आपको दिया गया है पॉइंट, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कुत्ते के काटने से। अगला लिखा है वायरोलॉजी संबंधित, यानी वायरोलॉजी किससे संबंधित है, ये विषाणुओं के अध्ययन से। यानी वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग जो अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं। फिर लिखा है खून थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग से। यानी यदि आपके शरीर में या आपको हीमोफीलिया रोग हो जाए तो उससे खून का थक्का नहीं जमता है। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, यानी जो ये रोग दिए गए आपको ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा, ये रोग किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके आँख से। लिखा है फिर प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये किसका, मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम किसका परजीवी है, वो है मलेरिया रोग का। अगला पॉइंट लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकरण हैं, तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो पॉजिट्रॉन है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण। अगला लिखा हुआ है जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। ये आसान से क्वेश्चन है और ये आपको रटने पड़ेंगे। ठीक, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझने से भी आ जाती हैं। अगला लिखा है तने के रूपांतरण का उदाहरण है, यानी जो तने का रूपांतरण होता है वो किसका उदाहरण, तो आलू, अदरक और प्याज का। अगला लिखा है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी लोहा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो पालक के पत्तों में। यानी जो लोग पालक ज़्यादा खाते हैं उनमें आयरन की कमी कभी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, यानी स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, तो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसको कोई रोग दोग नहीं है, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। अगला लिखा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यानी जो प्रकाश संश्लेषण आपकी क्रिया है उसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। अगला लिखा हुआ कवकों का अध्ययन कहलाता है, यानी जो कवक होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उनका अध्ययन कहलाता है आपका क्या, माइकोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन लिखा है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, यानी हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है आपका कैल्शियम व फास्फोरस। तो हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कैल्शियम व फास्फोरस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है मानव में
गुणसूत्रों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मानों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया तो या तो आप 23 जोड़े बोलिए या फिर आप 46 बोलिए। इसका मतलब समझो, कभी कभार ऑप्शन आपका जोड़ों में दिया जाता है तो 23 जोड़े सही हो जाएगा, और कभी कभार आपको क्वेश्चन संख्याओं के रूप में दिया जाता है तब आपको 46 टिक करना है। अगला लिखा हुआ है रक्त कणिकाएँ का निर्माण होता है, यानी रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में। ठीक, बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका जीएस से रिलेटेड, यानी जनरल साइंस में जो भी एसएससी के क्वेश्चन फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बायोलॉजी पर फोकस करना है और फिजिक्स के प्रश्नों पर। अगला लिखा इंसुलिन शरीर में बनती है, यानी इंसुलिन शरीर में बनती है, यानी कहाँ बनती है, तो वो होता है अग्न्याशय द्वारा, यानी अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है। अगला लिखा पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, यानी पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके मस्तिष्क में, यानी माइंड में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। अगला लिखा हुआ 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, तो वह है आपको वर्णांधता और हीमोफीलिया। अभी हमने बताया था आंखों में आपके 5 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, तो कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो ये रोग से रिलेटेड है क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बनता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।